Yeah, the rapid influx of sodium occurs in the neuron or axoplasm, causing the rapid depolarization, resulting into the excessive secretion of acetylcholine at the neuromuscular junction. And due to the excessive accumulation of acetylcholine, the muscles fail to relax. It always remains in contracted state. That condition is called tetany or neuromuscular irritability, and the main symptom is the locked jaw, and the person dies due to the respiratory failure. And second one is the hypersecretion hypersecretion of PTH, and it causes hypercalciuria. Hypercalciuria यानी excessive amount of calcium ion in the blood causes the passage of calcium with urine. It means hypercalcemia. Blood calcium level will be above 14 milligram per 100 ml, and kidney will fail to absorb the calcium properly, and therefore the calcium will pass out along with the urine. That condition is called hypercalciuria, yani excessive amount of calcium in urine. And that calcium which is passing out through the urine may get deposited into the pelvis, then urinary bladder, ureter, and may develop in the form of kidney stone or renal calculi. And when these kidney stones get enter into the urethra, it will block the passage for the urine, and the person will, ये जो प्रॉब्लम आता है बहुत पेनफुल है, पेनफुल कंडीशन है, स्कैंटी एंड पेनफुल यूरिनेशन आकर्स. स्कैंटी मीन्स थोड़ा थोड़ा यूरिन पास करेगा, काफी दर्द होगा, और मेजर प्रॉब्लम है कि किडनी में गेट डैमेज, तो सर्जिकली इट इज रिमूव. एनीवे, तो दो चीज ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन आता है. और ये तो एक इस पर सीबीएसई मेडिकल में आया हुआ था क्वालिप हार्मोन, तो क्योंकि पीटीएच को स्टडी किया था क्वालिप ने 1925 में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वालिप हार्मोन, वो है. और अगर पूछेगा, ऐसा तो क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर मान लो पूछा तो याद रखिएगा कि द ग्लैंड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय रेनाल्ड इन 1835 एंड सैंडस्ट्रॉम इन 1880. तो ये दैट्स ऑल, इतना है काफी. अब हम लोग स्टार्ट करें एड्रिनल. और एड्रिनल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ एड्रिनल वर्ड यूज कर रहे हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड सुप्रारीनल. सुप्रा और एड कहने का मतलब एक ही है कि दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ओवर द किडनीज. हम लोगों में दो किडनी है, जैसे मान लीजिए कि ये लेफ्ट किडनी है और इधर ये राइट है और ये इधर लेफ्ट किडनी है. तो दोनों किडनी के ऊपर इस तरह का कॉक्ड हैट शेप, जैसे ये ट्रायंगुलर कैप के जैसा वो काउबॉय हैट होता है, उस तरह का शेप वाला ट्रायंगुलर हैट शेप यह स्ट्रक्चर होता है, जिसको एड्रिनल या सुप्रारीनल कहते हैं. किडनी के ऊपर है तो एड्रिनल. एड्रिनल ग्लैंड्स आर पेयर्ड ग्लैंड्स एंड दे वर फर्स्ट स्टडीड बाय यूस्टाशियस. हम लोग बराबर इस चीज को बता रहे हैं कौन किस ग्लैंड को किसने स्टडी किया. जैसे कि पिट्यूटरी में कहा था वेसालियस, थायराइड में कहा था थॉमस वॉर्टन, पैराथायराइड में कहा रेनार्ड एंड सैंडस्ट्रॉम, एंड एड्रिनल्स वर फर्स्ट स्टडीड बाय यूस्टाशियस. आप एड्रिनल का एक यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं. ये किडनी के ऊपर है, मतलब यहाँ पे ये एक पार्ट हो जाएगा किडनी, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड. तो आप देख लीजिएगा तो कॉक्ड हैट शेप, ये स्लाइटली ट्रायंगुलर इन शेप. नाउ एड्रिनल्स में अगर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को देखिए तो दिस आउटर पार्ट इज कैप्सूल. दिस इज द कैप्सूल. ये ब्लैक कलर से जो मेरा पेन चल रहा है, दिस पार्ट इज कैप्सूल. कैप्सूल इज द आउटर प्रोटेक्टिव कवर. इट इज फाइब्रस, मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स. ये कोलेजन फाइबर का बना हुआ आउटर प्रोटेक्टिव कवर है, and capsule surrounds this central area. अब यहाँ भी दो डिवीजन है. The outer peripheral part is cortex and the central part is medulla. ये जो रेड डॉटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पेरीफेरी पे, यहाँ पे डॉटेड लाइन ऐसा बना दिया है, इसका मतलब है ये वाला हिस्सा कॉर्टेक्स है और ये मेडुला. हम लोग ऐसा भी जानते हैं कि किसी भी ग्लैंड का या ऑर्गन का आउटर पार्ट इट इज कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज मेडुला. तो cortex, it is the outer peripheral part of the adrenal, and medulla is the central part.
ये जो ग्रीन कलर से डॉटेड ये मेडुला है और ये कॉर्टेक्स है। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका ओरिजिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ एड्रिनल का पोजीशन तो आपने देख लिया, वन अबव ईच किडनी, एक किडनी के ऊपर दो, यानी दो है, पेयर्ड है। शेप देखा कि कॉक्ड हैट शेप और ट्रायंगुलर इन शेप। नाउ एड्रिनल का साइज अगर देखें, साइज तो इट इज 50 to 60 मीटर इन लेंथ। ये 50 से 60 मीटर इसकी लंबाई है, 30 to 40 मिलीमीटर इन विड्थ एंड अबाउट 10 मिलीमीटर इन थिकनेस। तो एड्रिनल, एक एड्रिनल की लंबाई लगभग 50 से 60 मिलीमीटर, चौड़ाई विड्थ it is about 30 to 40 millimeter and thickness it is about 10 millimeter and the weight of the single gland is about 9 gram। 9 ग्राम वजन होता है एक सिंगल ग्लैंड का। तो आप देखिए साइज में बता दिया, 50 to 60 millimeter into 30 to 40 millimeter into 10 millimeter and the weight is about 9 gram। स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, आउटर पेरिफेरल पार्ट is cortex, inner part is medulla and the outermost cover is the capsule which is fibrous made up of collagen fibers, it is protected। अब यहाँ पे हम लोग इसका टीएस देख रहे हैं, इसका टीएस है, ओरिजिन पहले बता दें फिर टीएस पर बात करें। देखिए हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे ओरिजिन। देखिए जिस समय एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसको मिटाते हैं, इस ग्लैंड को मिटाते हैं, यहाँ पे इस पार्ट को, देखिए ये एम्ब्रियो है, दिस इज द एम्ब्रियो डेवलपिंग स्टेज। यहाँ पे एक्टोडर्म, ये हम लोग पढ़ेंगे, this area is called neural plate area। The ectoderm on the mid dorsal side of the embryo, ectoderm on the mid dorsal side of the embryo is differentiated as the neural plate। ये differentiate होता है as neural plate। तो ये एरिया न्यूरल प्लेट है। Now neural plate invaginates, ये अंदर धसेगा to form this structure called neural groove and with both the lateral margins, इसका जो दोनों lateral margins है इसको neural fold कहते हैं। And finally the neural folds fuse together transforming the neural groove into this neural tube and neural tube detaches from the ectoderm and that's why neural tube is ectodermal in origin। और इसी न्यूरल ट्यूब का इंटीरियर पार्ट इट डायलेट्स टू फॉर्म द encephalon that develops into brain and two constrictions in the encephalon divides the brain into three lobes: prosencephalon forebrain, mesencephalon midbrain, rhombencephalon hindbrain and the part of the neural tube posterior to the hindbrain develops into a spinal cord। तो और इसके अंदर जो स्पेस है इट इज न्यूरोसील, सील फॉर कैविटी। So neuroseal in the area of the brain develops into the ventricles of the brain, whereas in the central canal it develops into the whereas in the spinal cord it develops into central canal। Anyway, तो ये सब पढ़ा जाएगा नर्वस सिस्टम में। तो ये न्यूरल ट्यूब बना और उसी समय यहाँ पे किडनी भी डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये किडनी डेवलप हो रहा है। अब क्या होता है कि ये जो किडनी का टिश्यू है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, द टिश्यूज ऑफ द किडनी प्रेजेंट इन द एंटेरोवेंट्रल साइड, ये वेंट्रल साइड है, ये डोर्सल साइड हुआ, देखिए ये डोर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड। तो एंटेरोवेंट्रल कंडीशन, ये जहां मेरा पेन चल रहा है, दिस इज द एंटेरोवेंट्रल पोजीशन ऑफ द किडनी। यहाँ पे जो टिश्यू है इनको रेट्रोपेरिटोनियल टिश्यू कहते हैं। बुक्स वगैरह में लिखा रहता है, क्लैरिटी नहीं होती है कि रेट्रोपेरिटोनियल टिश्यू है क्या। तो अब आप समझ गए, रेट्रोपेरिटोनियल टिश्यूज आर द टिश्यूज ऑफ द किडनी प्रेजेंट ऑन द एंटेरोवेंट्रल साइड। एंटेरोवेंट्रल साइड में जो टिश्यू है किडनी का, इसको हम लोग कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल टिश्यूज।
और किडनीज आर मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, किडनी का ऑरिजिन है मेसोडर्म से, तो रेट्रोपेरिटोनियल टिश्यूज आर आल्सो मेसोडर्मल. नाउ दीज रेट्रोपेरिटोनियल टिश्यूज फॉर्म दिस स्ट्रक्चर which is called cortex. ये जो cortex है, it is formed by the retroperitoneal tissue, which is actually the part of the kidneys, and it is mesodermal in origin. तो मेडुला जो होता है, मेडुला ये कॉर्टेक्स हो गया. कॉर्टेक्स का ओरिजिन क्या हो गया? रेट्रोपेरिटोनियल टिश्यूज किडनी का, और रेट्रोपेरिटोनियल टिश्यू क्या है? ये मेसोडर्मल टिश्यू है, प्रेजेंट ऑन द एंटेरोवेंट्रल साइड ऑफ किडनी. यही बनाता है कॉर्टेक्स को. इट फॉर्म्स द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल. नाउ जिस समय ये न्यूरल ट्यूब यहाँ से डिटैच होता है, जिसमें न्यूरल ट्यूब डिटैच हो रहा है ये नर्वस एक्टोडर्म से, उसी समय कुछ सेल्स भी यहाँ पे डिटैच हो रहा है. And these cells which are getting detached or from the neural plate area are called sympathogonia. ये सब सेल्स कहलाता है सिम्पैथोगोनिया. नाम से भी आपको कुछ अंदाजा लग रहा होगा. These sympathogonia, गोनिया मीन्स मदर सेल, गोनिया वर्ड यूज करते हैं मदर के लिए. तो these sympathogonia form the sympathetic nerve. यह sympathetic nerve का निर्माण करेगा. So sympathetic nerves are formed by these cells which are called sympathogonia, and after the formation of sympathetic nerve, few sympathogonia enter into the developing adrenal. ये कुछ sympathogonia cells इस developing adrenal के अंदर आके इसके central part में इकट्ठा हो जाता है, and these structures become medulla. तो ये structure हो गया medulla. तो आप देखिए तो origin dual है, dual origin दो जगह से है. Cortex is mesodermal and medulla is ectodermal, nervous ectoderm से है. तो जिस समय न्यूरल ट्यूब बनता है जो सीएनएस बनाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसी समय कुछ सेल्स भी उसके साथ डिटैच होते हैं फ्रॉम न्यूरल प्लेट एरिया, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड सिम्पैथोगोनिया. मोस्ट ऑफ द सिम्पैथोगोनिया फॉर्म द सिम्पैथेटिक नर्व्स which are the part of the autonomic nervous system, जो आगे पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में. But few sympathogonia enter into the developing adrenals and they get accumulated in the central part of the gland to form the medulla. And that's why the medulla has the cells which are called the chromaffin cells. यहाँ diagram में भी show कर रहे हैं chromaffin cells. Chromaffin cells because they stain with chromic acid dye. ये chromaffin cells इसलिए कह रहे हैं, these are the chromaffin cells. They stain with chromic acid dye, and these cells synthesize and release the hormone called adrenaline, which is also called sympathin. Adrenaline और epinephrine, और उसी को नॉन एड्रेनलिन और नॉरएपिनेफ्रिन कहेंगे. तो दो तरह का हार्मोन है which are being released from chromaffin cells, which are actually the sympathogonia derived from neural plate area and have been accumulated in the central part of the developing adrenal, and they constitute medulla. And these cells are stained with chromic acid dye. That's why they are also called chromaffin cells. So chromaffin cells release epinephrine और adrenaline, और दूसरा norepinephrine और non-adrenaline, and these two hormones are together known as catecholamines. इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन यानी एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन को मिला के कहते हैं कैटेकोलेमिन्स. आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका फंक्शन. दे आर कंसीडर्ड टू बी द 3F हार्मोन. 3F हार्मोन मीन्स फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट. जब हम लोग डरते हैं या कभी हम लोग भागते हैं या कभी लड़ते हैं, तो हर उस समय में हम लोगों के बॉडी में हार्ट बीट को एक्सेलरेट करना, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाना, ये सब काम होता है इसी के प्रभाव में. तो हम लोग बात करेंगे एड्रेनलिन. तो इसलिए कोई पर्सन जब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जैसे कोई प्लेयर है और ग्राउंड में हॉकी प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, और अचानक थका हुआ है, बिल्कुल लग रहा है देखने से अब वो दौड़ भी नहीं पाएगा, बॉल उसके सामने आता है और अचानक से वो तेजी से भागता है, तो सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी, अचानक से उसको इतना एनर्जी कैसे आया? जैसे आप जा रहे हैं भूखे प्यासे जा रहे हैं,
एकदम चलने की भी ताकत नहीं है, और पीछे देखा तो सांप पीछे पड़ा हुआ है। तो अब तो अचानक से इतना फुर्ती आएगा कि 100 मीटर रनर्स को भी आप हरा दीजिएगा, इतना तेज दौड़िएगा, तो अचानक से ये चीज कहाँ से आ गया? जैसे आप देखिएगा किसी पर्सन पे अटैक हो गया, उस पर कोई शार्प वेपन से मारा या उसको गोली लगी। आप कई बार सुनिएगा पटना वगैरह में भी क्राइम में ऐसा कि गोली लगी और वो पर्सन खुद भागता हुआ चला गया नर्सिंग होम में, या अपने जैसे ड्राइव करता हुआ, और वहां जाने के बाद डॉक्टर उसको अटेंड करा, उसका डेथ हो गया। तो ये कैसे हुआ कि जिसको गोली लगी वो पर्सन उतना दूर अपने आया और अपना हॉस्पिटलाइज हुआ? तो इसलिए हुआ कि उस समय उसका एड्रेनलिन काफी ज्यादा रिलीज हो रहा था एड्रेनल ग्लैंड से, जो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा था उस कंडीशन में। उसके हार्ट बीट को एक्सेलरेट कर रहा था, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ा रहा था, मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहा था, जिससे कि वो उस क्राइसिस को फेस कर ले। तो कई बार वो बच भी जाएगा, नहीं भी बच सकता है, लेकिन उस समय उसको मदद करता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी जो ओरिजिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि द ओरिजिन ऑफ द एड्रिनल इज डुअल। देखिए पिट्यूटरी में तो हम लोगों ने कहा था वहां भी डुअल ओरिजिन था, लेकिन एंटीरियर लोब का ओरिजिन था फ्रॉम इपिडर्मल एक्टोडर्म, और पोस्टीरियर लोब का था नर्वस एक्टोडर्म, बट बोथ वेयर एक्टोडर्म। इसलिए क्वेश्चन आ जाएगा कि पिट्यूटरी इज तो एक्टोडर्मल। आप अगर थोड़ा घुमा के पूछेगा, मान लीजिए रीजनिंग असर्शन में, तब वहां पे हम लोग को बताना होगा कि एंटीरियर लोब जो है एडिनो हाइपोफाइसिस ये एपिडर्मल एक्टोडर्म है, और न्यूरो हाइपोफाइसिस एक्टोडर्मल एक्टोडर्म। थायराइड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो एंडोडर्मल है, फेरेंजियल फेरिंग्स के वॉल से डेवलप हो रहा है तो एंडोडर्मल है। पाराथायरॉइड में भी कोई दिक्कत नहीं, फेरेंजियल गिल स्लिट से डेवलप हो रहा है, एंडोडर्मल है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, ये डुअल ओरिजिन है, बट मामला ये है कि द कॉर्टेक्स इज, ये जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है, यस पेरिफेरल पार्ट, इट इज मेड अप ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल टिश्यू यानी मेसोडर्मल टिश्यू ऑफ द किडनी, और सेंट्रल पार्ट मेडुला इज मेड अप ऑफ द सिम्पैथोगोनिया व्हिच हैव बीन डेराइव्ड फ्रॉम नर्वस एक्टोडर्म। तो ये इसका ओरिजिन हो गया। अब इस प्रोसेस में हम लोगों ने देखा, अब देखिए ये जो आउटर कवर कैप्सूल है ये तो फाइबर का बना हुआ टफ है, और ये जो कॉर्टेक्स है, दिस कॉर्टेक्स इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल ग्लैंड। पूरे ग्लैंड का 80% हिस्सा कॉर्टेक्स होता है। ओनली 20% ऑफ द टोटल पार्ट ऑफ द ग्लैंड इज मेडुला। तो सबसे ज्यादा अमाउंट होता है कॉर्टेक्स का, 80% कॉर्टेक्स है, 20% मेडुला। आपने अगर डायग्राम पर ध्यान दिया होगा जो पहले बनाया है या आपके असाइनमेंट में बना हुआ है, तो आप देखिएगा ऐसा डायग्राम है, ये इस तरह का डायग्राम है, और ध्यान से देखिएगा तो आपको ये पार्ट है मेडुला, ये कॉर्टेक्स। अब अगर आप पेरिफेरल पार्ट पे देखिएगा, यानी ग्लैंड के मार्जिन पर देखिएगा, तो मार्जिन थीन है और वहां पे मेडुला इज एब्सेंट। तो एक बार क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल में, इन एड्रिनल ग्लैंड द मेडुला इज एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ग्लैंड? एन आंसर है पेरिफेरी, मार्जिन। तो यहाँ तो मेडुला है, लेकिन यहाँ मार्जिन पे ये मेडुला नहीं है, ये मेडुला इट इज एब्सेंट एट द मार्जिन, यहाँ पे सिर्फ कॉर्टेक्स ही है। तो कॉर्टेक्स कंस्टिट्यूट्स अबाउट 80%, मेडुला कंस्टिट्यूट्स अबाउट 20%। अब यहाँ पे हम लोग इसका एक टीएस देखते हैं। आउटर कवर है कैप्सूल, दिस इज द आउटर कवर, नाम है कैप्सूल दिया हुआ। इट इज हाईली वैस्कुलराइज्ड, इसके अंदर ब्लड सप्लाई भी बहुत ज्यादा है। ये जो यहाँ से यहाँ पार्ट बना दिया है, देखिए ये यहाँ से यहाँ पार्ट है, इसको लिखा है कॉर्टेक्स, दिस पार्ट इज कॉर्टेक्स, और नीचे वाला ये हिस्सा लिखा है मेडुला। तो दिस पार्ट इज कॉर्टेक्स, दिस इज मेडुला। ये देखिए कैप्सूल, दिस पार्ट इज कॉर्टेक्स, दिस पार्ट इज मेडुला। अब ध्यान से देखिए, कैप्सूल से, इस कैप्सूल से several trabeculae or partitions develop from the capsule and they enter into the cortex, dividing the cortex into several small chambers. ये जो
कैप्सूल है, इसी का ये आउटग्रोथ है, इसी का ये स्ट्रक्चर है, इसे डेवलप हुआ, ये चला रहा है कॉर्टेक्स में, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कॉर्टेक्स है, दिस पार्ट इज कॉर्टेक्स, तो इसके अंदर चला रहा है, जिसके कारण कॉर्टेक्स कई चैम्बर में बट गया। अब क्यों आ रहा है? तो ये जो ब्लड कैपिलरी है, दे पास थ्रू दीज ट्रैबिकुली और सेप्टा, तो these trabeculi or septa develop from the capsule and they enter into the cortex, dividing the cortex into several small chambers. These trabeculi or septa provide passage to the blood capillaries. ये ब्लड कैपिलरी को रास्ता देता है जिससे ये कॉर्टेक्स में आता है। अब हम लोग जब ब्लड सप्लाई पढ़ते हैं वैस्कुलर और नर्वस अरेंजमेंट, तो वैस्कुलर अरेंजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द कॉर्टेक्स, यानी ब्लड सप्लाई इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर कॉर्टेक्स। आप भी समझ जाइएगा क्यों। याद कीजिए पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी में हम लोगों ने कहा था कॉर्टिकोट्रॉप्स हैं, कॉर्टिकोट्रॉप्स, एंड दीज कॉर्टिकोट्रॉप्स रिलीज ACTH, adrenocorticotropic hormone, under the influence of CRF, corticoid releasing factor, which is released from hypothalamus। तो मामला है कि ACTH रिलीज हो गया पिट्यूटरी से, लेकिन पिट्यूटरी से उसको आना है एड्रिनल में, उसको काम करना है कहाँ पे? एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। नाम ही है उसका एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। हमने बताया था कि ट्रॉपिक हार्मोन्स आर दोज हार्मोन्स व्हिच एक्ट अपॉन एंडोक्राइन पार्ट, तो इसको काम करना है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। तो ये हार्मोन आखिर एड्रिनल कॉर्टेक्स में आएगा कैसे? तो इसको लाने वाला ब्लड वेसल्स। हम लोग पहले ही पढ़े, कोई भी हार्मोन है तो उसका जो कैरियर मॉलिक्यूल्स है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स है विच आर द पार्ट ऑफ द ब्लड। तो अगर उसको ब्लड नहीं आएगा उसमें तो ये हार्मोन आएगा कैसे? इसीलिए ये जो कैप्सूल है ये भी वैस्कुलराइज्ड है, एंड दीज ट्रैबिकुली और सेप्टा और पार्टीशंस प्रोवाइड पैसेज टू दीज ब्लड कैपिलरी। इसी ब्लड कैपिलरी के साथ आएगा हार्मोन ACTH which will act upon the adrenal cortex। तो अब देखिए ये जो कॉर्टेक्स है ये तो कैप्सूल हो गया, ये कॉर्टेक्स है इस पार्ट। आप ध्यान से देखिएगा तो कॉर्टेक्स में फिर 3 हिस्सा है, दिस पार्ट, ये यहां से यहां तक का हिस्सा, इट इज जोना ग्लोमेरुलोसा। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर यहां से लेके यहां तक का हिस्सा देख रहे हैं, इट इज जोना फैसिकुलाटा। और फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, इट इज जोना रेटिकुलरिस। तो ये जो ऊपर में ग्रीन वाला हिस्सा है जोना ग्लोमेरुलोसा, ये ब्लैक से जो बना है हेक्सागोनल और पॉलीगोनल सेल, ये जोना फैसिकुलाटा। और ये नीचे जो इरेगुलर शेल बनाती है इट इज जोना रेटिकुलरिस। अब देखें जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलर वर्ड यूज किया उसी से मालूम है। जोना ग्लोमेरुलोसा have large number of small and spherical structures which are actually the solid group of the cells। ग्लोमेरुलर सेल्स का ये सॉलिड ग्रुप है। इसमें देखिए थायराइड फॉलिकल के जैसा स्पेस नहीं है, ये सॉलिड है। तो दीज आर द ग्लोमेरुलर सेल। इन्हीं का जो स्फेरिकल ग्रुप है इसको कहते हैं, जो इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये एक लेयर में है, ये ऐसा नहीं कि इसके बाद दूसरा है तीसरा है, एक ही लेयर में। तो these glomerular structures are spherical, small and solid spherical structures made up of the glomerular cells, यानी groups, small and solid group of glomerular cells are arranged in single layer, and these cells synthesize and release mineralocorticoid। अब जो हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे तो हम लोग कहेंगे, पहले भी बताया था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स है दे आर कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स, एंड कॉर्टिकॉइड्स एक्चुअली corticoids are actually the steroid hormones। Steroid hormones means which have been derived from the cholesterol। These are cholesterol derivatives। ये सब ये जो ग्लोमेरुलोसा है इसके जो सेल्स हैं वो रिलीज करेगा हार्मोन जिसका नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। चीफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरॉन।
चीफ सर मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज नोट्स में होगा ना ये एल्डोस्टेरॉन। सब? हाँ सब है नोट्स में, सब है नोट्स में, और पढ़ने पर सब मिलेगा। इतना घबराना नहीं है, अभी सिर्फ इस पर कंसंट्रेट करना है। पढ़ने पर, उसका नोट्स पढ़ने पर सब क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, इसलिए इसको इस पर अभी फोकस करना है। नोट्स में तो सब है ही। तो ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में दिस आउटर पार्ट इज जोना ग्लोमेरुलोसा। यहाँ पे सेल्स हैं, glomerular cells हैं, which are forming a small spherical groups which are arranged in single layer. And these glomerular cells synthesize and release the hormone mineralocorticoids. Corticoids are the cholesterol derivatives hormone, steroid hormones. हमने पहले भी कहा था steroid hormones कुछ ही हैं, जैसे gonadal hormone, टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, और फिर उसी तरह एड्रिनल कॉर्टेक्स। these are the only hormones which are steroid. तो बिकॉज ये रिलीज हो रहा है कॉर्टेक्स से, इसलिए एक नाम दे दिया कॉर्टिकॉइड्स। अब कॉर्टिकॉइड्स में 3 ग्रुप है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। 3 types of corticoids, 3 major groups of corticoid: mineralo, gluco, and sex corticoid. And the name themselves indicate their main functions. ये इसका नाम ही बताता है कि इसका मुख्य काम क्या है। तो ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, इस पर हम लोग किडनी में डिस्कस करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ये रिलीज, इससे एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है एल्डोस्टेरॉन, और एल्डोस्टेरॉन acts upon the DCT of the nephron, uriniferous tubules, which is the unit of kidney, जिसको नेफ्रॉन भी कहते हैं। उसमें DCT के ऊपर एक्ट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। चीफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरॉन and it helps in absorption of sodium. ये सोडियम को एब्जॉर्ब कराता है। तो इसका जो फीडबैक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। रेनिन एंजियोटेंसिन नेगेटिव फीडबैक आपको एंडोक्राइन में, वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, एक्सक्रीटरी में बताएंगे, और यहाँ भी बता देंगे इसका फीडबैक, यहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत खास तरह का फीडबैक है, रेनिन एंजियोटेंसिन नेगेटिव फीडबैक। ब्लड में भी एक बार बता रहे थे आप लोग को, वहां क्लास में भी बताया होगा, ब्लड के फॉर्मेशन में भी, लेकिन बड़ा कॉम्प्लेक्स फीडबैक है, इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन नेगेटिव फीडबैक। Whenever the blood pressure decreases within the afferent renal arteriole, the जब कभी भी afferent renal arteriole में जो ब्लड लेके जा रहा है किडनी में, उसमें ब्लड प्रेशर कम होगा, तो उसके अंदर सेल्स हैं which are juxtaglomerular cell. They will release the factor called renin. Renin will act upon liver. तो लीवर एक फैक्टर रिलीज करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन 1, इट इज इनएक्टिव। एंजियोटेंसिनोजेन 1 को एक्टिवेट करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन 2 में एंजाइम है कन्वर्टेज विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द लंग्स, एंड देन एंजियोटेंसिनोजेन 2 will act in 2 ways. First, it will directly constrict the blood vessel to increase the pressure. प्रेशर बढ़ जाएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट विल बी मेंटेन, and secondly it will activate the zona glomerulosa to release the hormone aldosterone. तो aldosterone का हार्मोन का जो सिक्रीशन हो रहा है एंजियोटेंसिनोजेन 2 के प्रभाव, अब ये aldosterone एक्ट करेगा DCT पे, इट विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो प्लाज्मा में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा सोडियम के रिटेंशन से, तो वाटर उसमें रिटेन होगा तो प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। तो 2 तरह से, या तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया तो ल्यूमेन नैरो हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, या फिर प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ा दिया बाय एब्जॉर्बिंग एल्डोस्टेरोन। इस पर डिटेल बात होगी, शायद अभी तो हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें। तो ये है, और ये जो जोना फैसिकुलाटा है, बीच वाला हिस्सा, ये वाइट रीजन है जहाँ हेक्सागोनल और पॉलीगोनल सेल्स हैं, एंड दे रिलीज द हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में सब में रोल है,
लेकिन ज्यादा रोल है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। एंड द चीफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिसोल, दीज आर द एंटी एलर्जेंस। ये एंटी इम्यूनिटी हार्मोन भी है, जिस पर बात करेंगे। और तीसरा ये जो पार्ट है जो ना रेटिकुलरिस, ये यहाँ पे इरेगुलर सेल्स हैं, तो इरेगुलर सेल्स होने के कारण ही इसका नाम है रेटिकुलरिस। तो जोना ग्लोमेरुलस releases large amount of mineralocorticoid and a small amount of glucocorticoid. It doesn't release sex corticoid. ये जो fasciculata है, it release large amount of glucocorticoid, a small amount of sex corticoid and the mineralocorticoid. और फिर ये सबसे ज्यादा अमाउंट रिलीज करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड, रेटिकुलरिस। तो ये कॉर्टेक्स है। और इसके बाद ये मेडुला। मेडुला में आप देख रहे हैं क्रोमैटिन सेल, ये दो हार्मोन रिलीज करेगा, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, दोनों को कहते हैं कैटेकोलामीन। अब हमने कहा था कि कभी कभी जो सिंपैथेटिक नर्व्स होता है उसको हम लोग कहते हैं एड्रेनर्जिक नर्व। तो एड्रेनर्जिक नर्व क्यों कहते हैं आपको पता चल गया। यही सिंपैथोगोनिया सिंपैथेटिक नर्व बना है जो रिलीज कर रहा है सिंपैथीन, और यही सिंपैथोगोनिया मेडुला का सेल्स भी है जो रिलीज कर रहा है एड्रेनालिन। दोनों का ओरिजिन एक है, इसलिए दोनों के द्वारा रिलीज किया गया केमिकल भी एक है, दोनों का फंक्शन भी एक है। जो फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी इसका बहुत डिटेल है। एड्रिनल का फिजियोलॉजी हम लोग को 2-3 क्लास लगेगा, बहुत डिटेल है, इस पर डिटेल बात करेंगे। तो ये है। और इसके अलावा देखिए सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स है जो एक्टिवेट करता है इन सेल्स को टू रिलीज एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का सिक्रेशन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व। इसलिए वैस्कुलर अरेंजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर कॉर्टेक्स, बिकॉज वहां से वो आता है एसीटीएच जो इसको काम कराएगा। एंड नर्वस अरेंजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मेडुला, बिकॉज मेडुला से जो एड्रेनलिन रिलीज होगा that will be under the influence of the sympathetic nerve during emergency. तो अब इस पर हम लोग डिटेल बात शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 3 दिन क्लास नहीं लेंगे।